बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक। स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स का चैप्टर 20 कर रहे थे और आज हमने इसमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। कहता है अ हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1। एक हाइड्रोजन का एटम है जो कि अपनी ग्राउंड स्टेट में है और n की वैल्यू उसने हमें 1 बताई हुई है। कहते हैं यूजिंग बोहर्स थ्योरी कैलकुलेट, बोहर की थ्योरी को यूज करते हुए आपने कैलकुलेट करना है नंबर 1 रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, नंबर 2 लीनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर 3 एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर 4 काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर 5 पोटेंशियल एनर्जी और नंबर 6 पे टोटल एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। डेटा, यहां पे डेटा में सिर्फ हमें एक ही वैल्यू दी है, दैट इज n इज इक्वल टू 1। लेकिन स्टूडेंट्स, चूंकि हमने रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है तो रेडियस के फार्मूला में यूज होने वाले जो कांस्टेंट पैरामीटर्स है वो हम यहां पे खुद ही लिख लेते हैं। उसमें यूज होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 10 रेज पर माइनस 19 कूलम। mass of electron m is equal to 9.1 10 रेज पर माइनस 31 किलोग्राम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट k से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 9 इंटू 10 रेज पर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और प्लांक्स कांस्टेंट आ जाएगा h, दैट इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 रेज पर माइनस 34 जूल सेकेंड। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद उसने हमें कहा है कि आपने लीनियर मोमेंटम की वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि अगर हम फर्स्ट केस के लिए या फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लीनियर मोमेंटम की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसमें हमें फर्स्ट ऑर्बिट में मौजूद वेलोसिटी की वैल्यू की जरूरत भी पड़ेगी। तो हम यहां पे v1 की वैल्यू भी लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 रेज पर 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का डेटा हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहां पे हम लिखते हैं कि हमें कौन कौन सी वैल्यू रिक्वायर है। रिक्वायर्ड, तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। नंबर 2 हमने वैल्यू फाइंड करनी है लीनियर मोमेंटम इन द फर्स्ट ऑर्बिट। नंबर 3 एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। नंबर 4 हमने इसमें वैल्यू फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी की, दैट इज ऑल्सो इन द फर्स्ट ऑर्बिट। फिर नंबर 5 पे पोटेंशियल एनर्जी इन द सेम ऑर्बिट और नंबर 6 पे टोटल एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट। तो ये वो तमाम वैल्यूज हैं जो कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेट करनी है। तो आइए अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, स्टूडेंट्स, चूंकि हमने रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो रेडियस का जनरल फार्मूला जिस तरह से हमें पता है वो हम यहां पे लिखते हैं एज आर एन, दैट इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर के एम ई स्क्वेयर। अब उसने चूंकि हमें कहा है कि हाइड्रोजन का एटम ग्राउंड स्टेट में है और n की वैल्यू उसने 1 दी हुई है, तो हम यहां पे सबसे पहले n की वैल्यू प्लेस करते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस बन जाएगा r1, दैट इज 1 स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर के एम ई स्क्वेयर। अब ये तमाम कांस्टेंट फैक्टर्स हमें मालूम है, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो ये बन जाएगा h की वैल्यू है 6.63 10 रेज पर माइनस 34, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एज इट इज रहने दें। k इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, दैट इज 9 इंटू 10 रेज पर 9। m mass of the electron, that is 9.1 10 raised पर minus 31। E charge of the electron, that is 1.6 10 raised पर minus 19 कूलम, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, हम इन तमाम वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा 0.053
इंटू 10 रेज पर -9 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.053 नैनोमीटर। और अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहें तो एंगस्ट्रॉम में इसकी वैल्यू बन जाएगी R1 दैट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। और अगर आप इसको पिकोमीटर में लिखना चाहें तो यही वैल्यू हम लिख सकते हैं R1 दैट इज इक्वल टू 53 पिकोमीटर। तो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर लिया है। अब हम फर्स्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज सेकंड पार्ट जिसमें हमने लीनियर मोमेंटम को कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, लीनियर मोमेंटम का रिलेशन हमें पता है, दैट इज Tn दैट इज इक्वल टू mvn। जनरली हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने यहां पे n इज इक्वल टू 1 स्टेट के लिए वैल्यू फाइंड करनी है तो हम पुट कर देते हैं इसमें n इज इक्वल टू 1। सो दिस इज p1 विच इज mv1। दोनों फैक्टर की वैल्यूज हमारे पास हैं। m स्टैंड फॉर दैट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू है 9.1 10 रेज पर -31 किलोग्राम। और v1 इज द वेलोसिटी विच इज 2.18 इंटू 10 रेज पर 6। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी 1.99 इंटू 10 रेज पर -24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट लिख लें तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट में मौजूद मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज थर्ड पार्ट, एंगुलर मोमेंटम। स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला अगर हम लिखें तो ये बन जाएगा Ln दैट इज इक्वल टू mvn rn। ये हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन चूंकि हमने इसको n इज इक्वल टू 1 स्टेट के लिए फाइंड करना है तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू 1। सो दिस बिकम L1 दैट इज इक्वल टू m v1 r1। और इन तीनों फैक्टर्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। m इज द मास विच इज 9.1 10 रेज पर -31 मल्टीप्लाई हो रहा है वेलोसिटी से विच इज 2.18 10 रेज पर 6 और मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट रेडियस की वैल्यू से विच इज 0.053 नैनोमीटर होता है, तो हम इसको 10 रेज पर -9 लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स, इन तीनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन के बाद L1 की वैल्यू आ जाएगी 1.05 इंटू 10 रेज पर -34 जूल सेकेंड। सो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट में 1.05 10 पर -34 जूल सेकेंड बनेगी। अब स्टूडेंट्स, हमने फोर्थ पार्ट में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ke दैट इज इक्वल टू 1/2 mv²। और इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के साथ भी n आ जाएगा और वेलोसिटी के साथ भी n आ जाएगा। लेकिन हमने इसको फाइंड करना है फॉर स्टेट n इज इक्वल टू 1। सो दिस बिकम्स काइनेटिक एनर्जी 1 दैट इज इक्वल टू 1/2 mv1²। वैल्यूज पुट करते हैं। मास की वैल्यू 9.1 10 रेज पर -31 और वेलोसिटी v1 की वैल्यू 2.18 इंटू 10 रेज पर इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, से सिंप्लीफाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 1 की वैल्यू आ जाएगी 2.17 इंटू 10 रेज पर -18 जूल। लेकिन हमें यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो इस फैक्टर को हमें डिवाइड करना पड़ेगा विद 1.6 10 रेज पर -19 से। तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगी, डिवाइड बाय 1.6 10 रेज पर -19। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से ये आंसर बनेगा 13.6
और अब इसका यूनिट बनेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब स्टूडेंट्स हमने इसी ऑर्बिट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करनी है। सो दिस इज फिफ्थ, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला अगर हम लिखें तो दैट इज PEN विच इज इक्वल टू -KE स्क्वायर डिवाइडेड बाय RN। लेकिन वंस अगेन हमने इसको n इज इक्वल टू 1 स्टेट के लिए मेजर करना है। सो हम यहां पे लिखते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1, सो दिस बिकम PE1 दैट इज इक्वल टू -KE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1। इसे वैल्यूज पुट करते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी 1 दैट इज इक्वल टू माइनस एज इट इज K की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज पर 9, E चार्ज होता है 1.6 10 रेज पर -19 का होल स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय R1 रेडियस की वैल्यू 0.053 10 रेज पर -9। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में दैट बिकम्स -4.35 10 रेज पर -18 जूल आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स वंस अगेन एनर्जी को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है तो इस फैक्टर को हम डिवाइड कर देते हैं 1.6 10 पर -19 से, तो ये बन जाएगा -18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज पर -19। सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस बिकम -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फर्स्ट ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमने टोटल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी दिस इज 6 टोटल एनर्जी एज किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जीज का सम होती है। तो यहां पे हम लिखते हैं टोटल एनर्जी फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, वो इसमें हम पुट कर देंगे। सो टोटल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। सो टोटल एनर्जी फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमारा ये फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि व्हाट आर द एनर्जीज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ क्वांटा ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 400 500 700 नैनोमीटर। हमें यहाँ पे 3 वेवलेंथ्स दी हुई हैं और वो कहता है कि आपने एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले इसका डाटा लिखते हैं। डाटा में 3 वेवलेंथ्स हैं, लैम्डा 1 दैट इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 400 इंटू 10 रेज पर -9 मीटर। सेकेंड वेवलेंथ लैम्डा 2 दैट इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर और इसकी वैल्यू आ जाएगी 500 10 रेज पर -9 मीटर। लैम्डा 3 दैट इज इक्वल टू 700 नैनोमीटर and this is 700 into 10 raised पर -9 मीटर। इसके अलावा 2 कांस्टेंट वैल्यूज हमें यहां चाहिए, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज 6.63 10 रेज पर -34 जूल सेकेंड, और साथ स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10 रेज पर 8 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमें रिक्वायर्ड लैम्डा 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी बनती है इसको हम E1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लैम्डा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी बनती है इसको हम E2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं।
और लैम्डा 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी बनती है इसको हम E3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, as we know E is equal to hc divided by lambda। अब इसको हम फर्स्ट केस के लिए अगर यूज करेंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा implies that E1 that is equal to hc divided by lambda 1। और मैंने चूंकि एनर्जी की ही वैल्यू निकालनी है तो इसमें वैल्यूज प्लेस करते हैं। h की वैल्यू है 6.63 10 रेज पर माइनस 34, मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 10 रेज पर 8 मीटर पर सेकेंड से, डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 की वैल्यू है 400 10 रेज पर माइनस 9। ऊपर वाले फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो E1 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 19.9 इंटू 10 रेज पर माइनस 26। नीचे वाला फैक्टर आ जाएगा 4 इंटू 10 रेज पर माइनस 7। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो दैट बिकम्स 4.97 10 रेज पर माइनस 19। ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आई है जूल में, लेकिन स्टूडेंट्स हमें रिक्वायर है एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 1.6 10 और माइनस 19 से। सो E1 दैट इज इक्वल टू 4.97 10 रेज पर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.6 10 रेज पर माइनस 19 और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा 3.10 और यूनिट आ जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरीके से आपने लैम्डा 2 को यूज करते हुए E2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फिर लैम्डा 3 को यूज करते हुए E3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। कहता है एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ लेवल EI is equal to minus 3.5 10 और minus 19 जूल to EF which is equal to minus 1.20 10 और minus 18 जूल। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि EI एनर्जी स्टेट से जंप करता है EF एनर्जी स्टेट्स में और दोनों की एनर्जीज हमें दी गई हैं। कहते हैं व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड। इस प्रोसेस में जो लाइट एमिट होती है उसकी वेवलेंथ आपने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट सपोज करें कि हमारे पास दो एनर्जी स्टेट्स हैं EI और EF। अब वो कहता है कि इन दोनों स्टेट्स में जब इलेक्ट्रॉन EI स्टेट से EF स्टेट में जंप करता है तो उस वजह से एनर्जी एमिट होती है, विच मींस दैट कि यहां पे EI एनर्जी स्टेट EF एनर्जी स्टेट से ग्रेटर है। तो चूंकि हमने यहां पे डिफरेंस ऑफ एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग एमिट होने वाली वेवलेंथ निकालनी है, इस वजह से हम यहां पे EI माइनस EF यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है कि यहां पे EI की वैल्यू EF से ग्रेटर है। तो स्टूडेंट्स डेटा लिखते हैं इसका। डेटा में सबसे पहले वैल्यू आ जाएगी EI एनर्जी स्टेट की विच इज माइनस 3.5 10 रेज पर माइनस 19 जूल। फिर एनर्जी स्टेट है EF दैट इज माइनस 1.20 10 रेज पर माइनस 18 जूल। इसके अलावा हमें जरूरत पड़ेगी प्लांक्स कांस्टेंट की दैट इज 6.63 10 रेज पर माइनस 34 जूल सेकेंड और स्पीड ऑफ लाइट की दैट इज 3 इंटू 10 रेज पर 8 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड है हमने इस ट्रांजिशन में एमिट होने वाले फोटोन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो यहां पे आ जाएगा लैम्डा। सॉल्यूशन, स्टूडेंट्स यहां पे भी हम प्रीवियस क्वेश्चन में यूज होने वाला रिलेशन यूज करेंगे, लेकिन उसको हम लिखेंगे डेल्टा E दैट इज इक्वल टू HC डिवाइड बाय लैम्डा। जहां पे हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो इसी रिलेशन को लिखा जा सकता है लैम्डा इज इक्वल टू HC डिवाइड बाय डेल्टा E। और यहां डेल्टा E को एक्सपेंड करेंगे तो यह रिलेशन बन जाएगा HC डिवाइडेड बाय बिगर एनर्जी विच इज EI माइनस स्मॉलर एनर्जी विच इज EF। अब स्टूडेंट्स इस फार्मूला में आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 10 रेज पर माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 रेज पर 8 होल डिवाइडेड बाय EI की वैल्यू है माइनस 3.5 10 रेज पर
-19 और इसमें से माइनस करना है आपने -1.2 10⁻⁻18 को। ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर बनेगा 19.9 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाय, नीचे वाली वैल्यूज को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.85 इंटू 10⁻18। अब स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो लेम्डा की वैल्यू आ जाएगी 234 इंटू 10⁻⁻9 मीटर और इसको हम लिख सकते हैं 234 नैनोमीटर। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। कहता है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन फ्रॉम n is equal to 6 to n is equal to 3 स्टेट। जब हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन n is equal to 6 से n is equal to 3 स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो एमिट होने वाले फोटोन की वेवलेंथ आपने इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का डाटा लिखते हैं। डाटा स्टेट्स दी हैं n is equal to 6 और दूसरी स्टेट को हम नाम देंगे p। स्टूडेंट्स ये आर्टिकल में आप लोगों ने बात पढ़ी हुई है कि n हमेशा हायर स्टेट होती है और p लोअर स्टेट होती है। इसके अलावा मुझे इस क्वेश्चन में रेडबर्ग कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज RH इज इक्वल टू 1.0974 इंटू 10⁻7 पर मीटर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डेटा आ गया। अब जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो लिखते हैं। रिक्वायर्ड एमिट होने वाली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो यहां पे लेम्डा आ जाएगा। सॉल्यूशन अब चूंकि स्टूडेंट्स उसने स्पेक्ट्रल लाइंस की बात की है तो स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए हम स्पेक्ट्रल लाइंस के 5 रिलेशंस में से कोई एक रिलेशन यूज करेंगे। अब हमने कौन सा रिलेशन यूज करना है वो हमें इस वैल्यू से पता चलेगा, क्योंकि ट्रांजिशन इस लेवल पे टर्मिनेट हो रही है। P इज इक्वल टू 3 और P इज इक्वल टू 3 वैल्यू पैशन सीरीज के अंदर यूज की जाती है, तो उसी का हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पे एज 1 ओवर लेम्डा दैट इज इक्वल टू RH इंटू 1 ओवर P स्क्वायर माइनस 1 ओवर N स्क्वायर। वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। RH को एज इट इज रहने दें। 1 ओवर P की वैल्यू है 3, इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 ओवर N की वैल्यू है 6, इसका स्क्वायर आ जाएगा। So this is 1 over lambda that is RH into 1 over 3 square बन जाएगा 1 by 9 minus 1 over 6 square बन जाएगा 1 by 36 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। So this becomes RH that is equal to 3 by 36। अब हमने चूंकि lambda की वैल्यू निकालनी है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये बन जाएगा lambda that is equal to, यहां पे इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे जो कि हमारे केस में अब बन जाएगी 12 डिवाइडेड बाय RH। यहां इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहां पे RH की वैल्यू प्लेस करते हैं विच इज 1.0974 इंटू 10⁻7 और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वेवलेंथ का आंसर बनेगा 1.093 इंटू 10⁻6 मीटर और इसको अरेंज करते हैं तो ये बन जाएगा 1093 10⁻9 मीटर और इसको हम लिख सकते हैं 1093 नैनोमीटर। आइए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कंप्यूट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन इन द बमर सीरीज। बमर सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। What value of n must be used और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें n की क्या वैल्यू यूज करना पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका डेटा लिखते हैं। डेटा रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी RH दैट इज इक्वल टू 1.0974 10⁻7 पर मीटर
और स्टूडेंट्स चूंकि उसने बमर सीरीज की बात की है तो हमें यह पता है कि बमर सीरीज में हर ट्रांजिशन सेकंड ऑर्बिट में टर्मिनेट होती है, तो इसके मुताबिक P की वैल्यू यहां पे 2 के इक्वल आ जाएगी। अब हमने जो इसमें वैल्यू फाइंड करनी है दैट इज रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो यहां पे हम लिखेंगे लैम्डा मिनिमम, और साथ उसने हमसे यह पूछा है कि n की क्या वैल्यू यूज करेंगे लैम्डा मिनिमम को अचीव करने के लिए। तो ये दो वैल्यूज हमने यहां पे एक्सप्लेन करनी है। सॉल्यूशन बमर सीरीज का रिलेशन लिखते हैं एज 1 ओवर लैम्डा दैट इज आर एच इनटू 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट करनी है। लैम्डा मिनिमम का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम होगी, और एनर्जी मैक्सिमम तब होती है जब आप इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी से जंप करवा के सेकंड ऑर्बिट के अंदर लेके आए। तो यहां पे हम लिखते हैं कि फॉर लैम्डा मिनिमम अचीव करने के लिए n मस्ट बी इक्वल टू इंफिनिटी, n की वैल्यू इंफिनिटी के इक्वल होगी। वैल्यूज में हम पुट करते हैं, सो दिस बिकम 1 ओवर लैम्डा मिनिमम दैट इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर इंफिनिटी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें यहां पे पता है कि 1 ओवर इंफिनिटी का आंसर 0 हो जाता है, तो ये वाला फैक्टर यहां से खत्म हो जाएगा। सिंपली वैल्यू हमारे पास बचेगी 1 ओवर लैम्डा मिनिमम दैट इज इक्वल टू आर एच इनटू 1 डिवाइडेड बाय P की वैल्यू 2 के इक्वल है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा मिनिमम दैट इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल किया है यहां पे भी रेसिप्रोकल करेंगे, सो दिस बिकम 4 डिवाइडेड बाय आर एच विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 1.0974 इंटू 10 रेज पावर 7। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए देखिए, जी स्टूडेंट्स, सो फाइनली हमारे पास रिलेशन बना था लैम्डा मिनिमम दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 1.0974 इंटू 10 रेज पावर 7। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर बन जाएगा 364.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 9 मीटर, और लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 364.5 नैनोमीटर। तो स्टूडेंट्स दिस इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बमर सीरीज। अब इसके लिए हमने जो n की वैल्यू यूज की थी वो भी हम यहां पे मेंशन करेंगे। फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ the value of n must be infinity, n is equal to infinity। तो स्टूडेंट्स जब भी किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज में आपने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमेशा n की वैल्यू इंफिनिटी के इक्वल ही रहेगी। स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर, आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।